ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर्स है। जुलाई में काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिली हैं। उसमें सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहला जो करंट अफेयर और काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पास्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पास्ड रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट 2024। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट 2024। सो इसको समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक सा आइडिया लगा लो अबाउट द तिब्बत। अगर आप इंडिया के बॉर्डर को देखोगे सो कुछ इस तरीके से हमें नॉर्थ इंडिया जो है वो देखने को मिलता है। हमारा नॉर्थ इंडिया कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोकेटेड है। राइट। ये हमारा लद्दाख वाला एरिया हो गया, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, बीच में यहाँ पे कंट्री आ जाती है जिसका नाम है नेपाल, ये सिक्किम वाला एरिया हो गया। यहाँ पे कंट्री आ जाती है जिसका नाम है भूटान, और ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यहां से लेकर हमारे इस बॉर्डर तक, क्योंकि नीचे क्या है, इधर तो आ गया म्यांमार। ये जो पूरा एरिया है जो खास तौर पे हमारे बॉर्डर के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, ये कौन सा एरिया है? ये तिब्बत का एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ये तिब्बत का एरिया है। और इसके आगे ऊपर वाली अगर तुम कंट्री देखते हो, ये वाली जो बड़ी सी कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो ऊपर से इंडिया के साथ बाउंड्री टच करती है, उसका नाम है चाइना। उसका नाम है चाइना। बट यहाँ पे क्या है, हम कभी भी तिब्बत को अलग से मैप के ऊपर ड्रॉ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने तिब्बत को अपने कंट्रोल में कर रखा है। आज के टाइम पे तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। और इंडिया भी इसी बात को मानता है कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। अब इसकी छोटी सी स्टोरी है। 1725 के अंदर चाइना में एक एम्पायर एस्टेब्लिश होता है। एक चाइनीज एम्पायर बनता है जिसका नाम था चिंग डायनेस्टी। चिंग डायनेस्टी। चिंग डायनेस्टी का जो शासन है वो चाइना के अंदर स्टार्ट हुआ कब? 1725 में। चिंग डायनेस्टी ने क्या किया था? तिब्बत को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तिब्बत को अपने कंट्रोल में कर लिया। सो मतलब चिंग डायनेस्टी रूल्ड चाइना प्लस तिब्बत टिल 1913। 1725 से लेके आप बोल सकते हो 1913 तक जो चाइना की चिंग डायनेस्टी थी उसने रूल किया, चाइना वाले एरिया को भी और साथ ही साथ तिब्बत वाले एरिया को। लेकिन 1913 के अंदर आपके पास आता है चाइनीज रेवोल्यूशन। चाइनीज रेवोल्यूशन में क्या हुआ? जो चिंग डायनेस्टी थी, चिंग डायनेस्टी को रिप्लेस करके बना दिया गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये कब की बात है? ये बात है 1913 की। 1913 में क्या किया गया? चाइना के रूलिंग परिवार को हटा के एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी गई जहां पे सरकार चलेगी एक पार्टी की, दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहां से 1913 से लेके 1949 तक, 1913 में आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। 1913 से लेके 1949 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना एग्जिस्ट करता है। और रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा। रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब क्या है? सिर्फ ये चाइना वाला एरिया।
रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर तिब्बत नहीं आता था। तो मतलब क्या है, जब 1913 के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है ना, चिंग डायनेस्टी को हटा के, उस टाइम पे तिब्बत गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम चिंग डायनेस्टी। तो जब चिंग डायनेस्टी खत्म हुई, जो कि तिब्बत वाले एरिया और चाइना वाले एरिया के ऊपर रूल कर रही थी 1913 के अंदर, तो क्या होता है, आपका चाइना बन जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और तिब्बत जो है ये 1913 के अंदर फ्री हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद क्या हुआ, 1949 में सेकेंड चाइनीज रेवोल्यूशन होता है, सेकेंड चाइनीज रेवोल्यूशन, जिसका नतीजा क्या निकलता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिप्लेस करके बना दिया जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का चाइना है। ये कब बना है, 1949 के अंदर। सो इसका नतीजा क्या निकला, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था उससे बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का चाइना है। आज का चाइना कब बना है, 1949 में। सो आज का जो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये कब बना, 1949 में। और इस पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने क्या किया, 1950 के अंदर इन्वेड कर दिया, आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर, तिब्बत के ऊपर। और जो तिब्बत 1913 में इंडिपेंडेंट हुआ था, दोबारा आप बोल सकते हो 1950 से ये किसके कंट्रोल में चला जाता है, चाइना के कंट्रोल में। और तब से लेके आज तक जो तिब्बत है ये चाइना का पार्ट है, तब से लेके आज तक जो तिब्बत है ये चाइना का पार्ट है। एक बार फिर सुन लो, होता क्या है, 1725 के अराउंड चाइना, जो ये मैंने लाइंस लगाई हैं, ये वाला एरिया और तिब्बत, इन दोनों एरियाज को रूल करना स्टार्ट करता है एक डायनेस्टी, एक परिवार जिसका नाम था चिंग डायनेस्टी। उस चिंग डायनेस्टी का जो शासन है वो 1725 से लेके 1913 तक चला है। सो 1725 से 1913 तक इन दोनों एरियाज के ऊपर एक ही डायनेस्टी, एक ही परिवार शासन कर रहा था, दैट इज चिंग डायनेस्टी। 1913 के अंदर जाके चाइनीज रेवोल्यूशन होता है, जिसका नतीजा क्या है, तिब्बत अलग हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, और ये जो चाइना था चिंग डायनेस्टी का, वो बन गया था रिपब्लिक ऑफ चाइना 1913 में। 1913 से 1949 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना और तिब्बत दोनों एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग, लेकिन 1949 में जाके सेकेंड चाइनीज रेवोल्यूशन होता है, जिसका नतीजा क्या होता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटा के माओ जेडोंग, यहाँ पे एक फेमस पर्सनैलिटी है जिसको बोलते हैं माओ, माओ जेडोंग क्या करता है, यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना देता है 1949 में। और वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अगले ही साल से इन्वेड करना स्टार्ट कर देता है 1950 से, कहां पे, तिब्बत। और 1959 आते आते पूरा जो तिब्बत है वो किसके कंट्रोल में आ गया था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कंट्रोल में आ गया था। और अगर आपको याद हो, अप्रैल 1959 के अंदर यहां का जो लीडर था, यहां का जो लीडर था वो अरुणाचल प्रदेश में घुसता है, जिसका नाम था दलाई लामा। जिसका नाम क्या था, दलाई लामा। दलाई लामा इंडिया में आया, इंडिया में आकर शरण ली, कब, अप्रैल 1959 के अंदर। तो ये बंदा इंडिया में आया और इंडिया ने इसको असाइलम दिया, इसके फॉलोवर्स को असाइलम दिया। दलाई लामा कौन है, दलाई लामा एक रिलीजियस टीचर है, एक रिलीजियस गुरु है, किसका, तिब्बत का। और उसको वहां से भागना पड़ा क्योंकि 59 तक पूरा तिब्बत जो है वो चाइनीज आर्मी के कंट्रोल में आ चुका था। और वो बंदा भाग के अरुणाचल प्रदेश में आता है, हमारे पंडित नेहरू उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसको वेलकम कर देते हैं और इसको अलाउ करते हैं इधर हिमाचल प्रदेश के अंदर रहने के लिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको धर्मशाला देखने को मिलता है, धर्मशाला में आज भी दलाई लामा और उसके फॉलोवर्स रह रहे हैं। और धर्मशाला के अंदर वो अपनी एक तिब्बत की छोटी सी सरकार भी बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कशाग, जिसको क्या बोला जाता है, कशाग।
एक टेम्परेरी सरकार, उसको बोलते हैं कशाग। कहां पे मिलेगी आपको ये तिब्बत की सरकार? ये आपको मिलेगी धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा में पड़ता है ना धर्मशाला। सो आज आपके दलाई लामा और उसके फॉलोअर्स कहां पे शरण लेके बैठे हुए हैं? इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे सरकार बनाने का मतलब ये नहीं है कि दलाई लामा दोबारा से तिब्बत को चाइना से फ्री करवाना चाहता है। यहाँ पे सरकार बना के जस्ट दलाई लामा और उसके फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं? तिब्बतन लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। हुआ क्या, जब चाइना ने यहाँ पे इन्वेड किया तो चाइना ने तिब्बत के बुद्धिस्ट कल्चर को खत्म करना स्टार्ट किया और तिब्बत के अंदर अपना चाइनीज कल्चर फैलाना स्टार्ट किया। आज दलाई लामा जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बना के बैठा है, जिसको बोलते हैं कशाग, इस सरकार का एक ही काम है, तिब्बत के लोगों के अधिकारों की, कल्चरल राइट्स की बात करना। दलाई लामा कभी नहीं बोलता है कि तिब्बत इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना, वो हमेशा बोलते हैं कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना और हम चाइना के साथ ही रहना चाहते हैं। चाइना से अलग होने की दलाई लामा बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ बात कर रहा है कि तिब्बत में हमें कुछ ऑटोनॉमस राइट्स दिए जाए। जैसे हमारे देश के अंदर हर एक कल्चरल कम्युनिटी के अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के अधिकार होते हैं, वैसे कुछ अधिकार चाइनीज गवर्नमेंट से तिब्बत के लोगों के लिए डिमांड कर रहा है। कौन? दलाई लामा। लेकिन ये 1959 से आज आप 2024 में आ गए हो, अभी तो वो मरने वाला है। 80 साल से 90 साल से ऊपर तो उसकी एज हो चुकी है, आप बोल सकते हो मरने वाला है वो। तो इस बंदे ने अपने पूरे जीवन में एक ही डिमांड की है, उसने कभी ये बात नहीं की है कि तिब्बत को चाइना से अलग करना है। उसने हमेशा बात की है कि तिब्बत चाइना के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन तिब्बतन लोगों को अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के अधिकार दे दो। अब इन तिब्बतन लोगों के अधिकारों की डिमांड रखने के लिए रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने देश में एक बिल पास किया, एक एक्ट पास किया, जिसका नाम है रिजॉल्व तिब्बत एक्ट 2024। इसका नाम क्या है? रिजॉल्व तिब्बत एक्ट 2024। अब ये क्या चीज है तो इसके बारे में लिखो, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट 2024। ये थोड़ी सी स्टोरी पता चली कि तिब्बत की स्टोरी क्या है, क्यों यूएस से तिब्बत के अधिकारों की बात कर रहा है। ठीक है, सो लिखना इसमें, recently in July US Congress recently in July US Congress passed the promoting a resolution passed the promoting a resolution to Tibet China Dispute Act, promoting a resolution टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, प्रमोटिंग से लेके तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट तक। ये एक्ट का नाम है रिजॉल्विंग द प्रमोटिंग द रेजोल्यूशन ऑफ तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट, ये एक्ट का नाम है। और कॉमनली नोन एज रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, और कॉमनली नोन एज रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। आमतौर पे इसको क्या बोल दिया जाता है? रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। कांग्रेस की अगर आप बात करोगे, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी, वैसे यूएसए की लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ बनाने वाली बॉडी का नाम क्या है? कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द थर्ड एक्ट पास्ड बाय यूएसए, it is the third act passed by USA regarding Tibet. It is the third act passed by USA regarding Tibet, comma, following the Tibet Policy Act of 2002, following the Tibet Policy Act of 2002 and Tibet Policy and Support Act and Tibet Policy and Support Act
2020, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020। तो 2024 में रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पास किया। 2020 के अंदर कौन सा एक्ट पास किया? तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास किया था। 2002 के अंदर भी यूएसए ने एक एक्ट पास किया था, उसका नाम क्या था? तिब्बत पॉलिसी एक्ट। तो मतलब ये तीसरी बार है कि तिब्बतन लोगों के अधिकारों की बात करने के लिए यूएसए अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर कोई एक्ट पास कर रहा है। तो ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दो बार यूएसए ये कर चुका है। अब इसके अंदर बोला क्या गया है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लिखो नीचे, की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या बातें की गई हैं, क्या यूएसए बोल रहा है इस एक्ट में? सो लिखो नंबर 1, इट एम्स टू स्ट्रेंथन, इट एम्स टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ यूएसए, इट एम्स टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ यूएसए ऑन तिब्बत, position of USA on Tibet, and pressure Chinese authorities, pressure Chinese authorities to restart negotiations, pressure Chinese authorities to restart negotiations with Dalai Lama, with Dalai Lama। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस एक्ट को पास करने का है, जो कि पहले वाले एक्ट्स का भी रहा है, कि यूएसए ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रखे और यूएसए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखे तिब्बतन लोगों के अधिकारों को लेकर। मतलब यूएसए तिब्बतन लोगों के अधिकारों की जगह जगह पे बात करेगा, और अभी यूएसए कर भी रहा है। यूएसए ने तो चलो ये एक्ट पास किया है, इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन, जिसके साथ चाइना का अच्छा खासा ट्रेड होता है, यूरोपियन यूनियन ने भी तिब्बत के लोगों के ह्यूमन राइट्स की बात की, क्योंकि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना इज ऑल्सो ह्यूमन राइट। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइना को क्रिटिसाइज किया और बोला कि चाइना को तिब्बतन लोगों के कल्चरल राइट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मतलब यूएसए इस बात का अब बड़े लेवल पे मुद्दा उठाने की बात कर रहा है कि बड़े लेवल पे इसके ऊपर हम अपनी आवाज उठाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, और साथ ही साथ चाइना को प्रेशराइज करेंगे। देखो यूएसए चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है, यूरोपियन यूनियन मतलब 27 यूरोप की कंट्रीज, 27 कंट्रीज ऑफ यूरोप वो क्रिटिसाइज कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिटिसाइज कर रहा है। जब इतनी सारी कंट्रीज और ट्रेड पार्टनर्स ऑफ चाइना उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो चाइना के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होगा, जिससे क्या है वो दलाई लामा के साथ दोबारा से नेगोशिएशन स्टार्ट करे और दलाई लामा जिन अधिकारों की डिमांड कर रहा है वो अधिकारों को दिया जाए उसको। पहला तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है। नंबर 2 पॉइंट लिखो, द एक्ट एम्स टू एनहांस, द एक्ट एम्स टू एनहांस यूएस सपोर्ट, यूएस सपोर्ट फॉर तिब्बत, यूएस support for Tibet, and empower US State Department officials, and empower US State Department officials to actively counter disinformation, to actively counter disinformation about Tibet, from the Chinese government, about Tibet from the Chinese government। ठीक है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि यूएसए के जो अथॉरिटीज हैं और यूएसए के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अफसर हैं आप बोल सकते हो। अब यूएसए के कुछ ऑफिसर्स आप देखोगे चाइना के अंदर यूएस एम्बेसी में भी बैठे होंगे, इनके एम्बेसडर्स भी बैठे होंगे। सो यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये पावर देना कि वो चाइनीज अथॉरिटी के द्वारा जो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है तिब्बत को लेकर उसको क्रिटिसाइज करें।
अगर कहीं पे भी चाइना बोलता है कि तिब्बत के अंदर तो बहुत शांति है, तिब्बत के लोग तो बहुत खुश हैं, अगर ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको काउंटर करना, उनको कटाक्ष करना आप बोल सकते हो। ये किसका काम होगा? ये काम होगा आपकी ऑफिशियल्स का, यूएस ऑफिशियल्स का। क्योंकि चाइना तो कभी नहीं ना बोलेगा कि तिब्बत के लोग दुखी हैं, वो तो यही बोलेगा कि तिब्बत के लोग बहुत खुश हैं। लेकिन बात यह है कि तिब्बत के लोग बहुत ही रिलीजियस लोग हैं, बहुत ही कल्चर ओरिएंटेड लोग हैं। और तिब्बत के अंदर अगर आप देखोगे ज्यादातर जनता, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज बुद्धिस्ट। और चाइना उनकी भाषा को हटा के अपनी भाषा वहां पे प्रमोट कर रहा है, तो मतलब क्या है? उनका कल्चर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है। नंबर 3, it underlines it underlines the Tibetan people's it underlines the Tibetan people's right to self determination. Tibetan people's right to self determination and human rights and human rights, comma, noting China's duty, noting China's duty as a signatory of China's duty as a of signatory of international human rights, international human rights covenant, international human rights covenant, COVENANTS, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉवेनेंट। देखो आपने सुना होगा कि 1948 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को लागू किया गया था। यूएन जनरल असेंबली के जो वो ह्यूमन राइट्स हैं उसको इंडिया ने भी साइन किया था कि हम हमारे देश के लोगों को ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करेंगे। चाइना ने भी साइन किया है। अगर चाइना ने यूएन का ह्यूमन राइट्स वाला जो डॉक्यूमेंट है वो साइन कर रखा है, इट मींस इट इज द ड्यूटी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दोज ह्यूमन राइट्स टू देयर सिटीजन्स। और अगर चाइना वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है तिब्बतन लोगों को, क्योंकि तिब्बतन पीपल आर सिटीजन ऑफ चाइना, इंडिया भी यही मानता है। इंडिया ऑल्सो कंसिडर तिब्बत एज पार्ट ऑफ चाइना। हम कभी नहीं बोलते कि तिब्बत को अलग करने की बात करें या कुछ समथिंग लाइक दैट, हमने कभी बात नहीं की उस चीज की। शुरू से लेके पंडित नेहरू के टाइम से लेके आप बोल सकते हो, जब से चाइना घुसा है कहाँ पे, तिब्बत के अंदर, तब से हमने कभी बात नहीं की कि तिब्बत को फ्री करो। लेकिन चाइनीज अथॉरिटीज की ड्यूटी तो है कि यहाँ के लोगों को ह्यूमन राइट प्रोवाइड करें, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट की जो कॉवेनेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको साइन कर रखा है, आप बोल सकते हो। ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, इट ऑल्सो एम्स टू एम्पावर, इट ऑल्सो एम्स टू एम्पावर इंटरनेशनल कम्युनिटी, एम्स टू एम्पावर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू स्टैंड अप, international community to stand up for justice and peace in Tibet, for justice and peace in Tibet। साथ ही साथ ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया जहान में जो बाकी भी कंट्रीज बैठी हुई हैं उन सबको भी जागरूक किया जाए और उनको भी एम्पावर किया जाए कि वो तिब्बत में हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, मतलब चाइनीज अथॉरिटीज को वो क्रिटिसाइज करें। जैसे मैंने आपको बोला कि इसी टाइम पीरियड के दौरान, ये जून में आपका बिल पास हुआ था और जुलाई में इसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी हो गए। सो इसी बिल को जब पास किया गया उसी टाइम पीरियड पे ऑस्ट्रेलिया भी चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा था, यूरोपियन यूनियन भी क्रिटिसाइज कर रही थी। और अगर तुम्हें याद हो, इसी जुलाई महीने के अंदर यूएसए से कुछ आपके जो पॉलिटिशियंस थे वो इंडिया में आए थे, जिसमें से एक फेमस पॉलिटिशियन थी नैन्सी पेलोसी। यूएसए के अंदर दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं खास तौर पे, एक तो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी मतलब ट्रंप वाली जो पार्टी है, ट्रंप को जानते हो,
एक है वहां पे डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स मतलब जो जॉ बाइडेन वाली पार्टी है, या फिर आप बोल सकते हो जहां से अभी कमला हैरिस खड़ी हुई है। कमला हैरिस जो है अभी प्रेसिडेंट इलेक्शंस में खड़ी हुई ना, आपने सुना होगा आसपास। सो वो कमला हैरिस कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है? डेमोक्रेट, जिनकी अभी प्रेजेंटली यूएसए में सरकार चल रही है। और इनका ऑपोजिशन में कौन है? रिपब्लिकन्स। इन दोनों पार्टीज के कुछ सीनियर लीडर्स जुलाई के अंदर इंडिया में आते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं दिल्ली में। और मिलने के बाद अकेले यूएसए वाले वो चले जाते हैं धर्मशाला, और धर्मशाला जाके वो मिलके आते हैं किसके साथ? दलाई लामा के साथ। उसको गिफ्ट्स दे के आते हैं, उसको आश्वासन दे के आते हैं कि आपके अधिकारों के लिए हमने एक बिल पास किया है, हमने एक एक्ट पास किया है, और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि फ्यूचर में भी यूएसए आप लोगों के अधिकारों के लिए पूरा युद्ध लड़ेगा। लेकिन जब ये लोग वहां पे गए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साथ में नहीं गए थे, इस चीज को दिमाग में रखना। क्योंकि इंडिया डायरेक्टली चाइना के खिलाफ इतना बड़ा स्टैंड नहीं ले रहा है। लेकिन अगर आपने यूएसए वालों को यहाँ पे अनुमति दी आने की और आके दलाई लामा के साथ मिलने की अनुमति दी, इट मींस आप पीठ के पीछे से तो एक तरीके से आप बोल सकते हो इस चीज को सपोर्ट कर ही रहे हो। और अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने दलाई लामा के साथ मीटिंग की थी, दैट वाज मनमोहन सिंह इन 2010 के अंदर लास्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दलाई लामा के साथ मीटिंग की, और वो था मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी की तीसरी मतलब बारी आप बोल सकते हो स्टार्ट हो चुकी है, तीसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा के साथ कोई मीटिंग नहीं की है अभी तक। क्योंकि हम मोस्टली इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर आप तिब्बत का मुद्दा उठाओगे ना, तो चाइना के साथ आपका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा। और शुरू से ही 1950 से ही आप बोल सकते हो इंडिया ने हमेशा यही स्टैंड रखा है तिब्बत के ऊपर कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। सो मतलब तिब्बत इज इंटरनल मैटर ऑफ चाइना। तिब्बत उनका अंदरूनी मामला हो गया ना, जब आपने बोल दिया कि तिब्बत तो चाइना का पार्ट है, फिर तिब्बत में जो भी हो वो उनका आपसी अंदरूनी मामला है। और अगर वहां पे इंडिया कोई कमेंट बाजी करता है तो इट मींस इंडिया चाइना के इंटरनल मुद्दों में घुस रहा है। और अगर चाइना भी इस तरीके से इंडिया के इंटरनल मुद्दों में घुसेगा तो इनका कॉन्फ्लिक्ट तो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इंडिया हमेशा ही इग्नोर करता है किसी सामने वाली कंट्री के इंटरनल मैटर्स में घुसने से। इसीलिए इंडिया सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन यूएसए के सहारे से एक तरीके से चाइना के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट करंट अफेयर जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड आ जाओ, हमारा जो सेकंड करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट वाला, दैट इज अबाउट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स published report on published report on illicit drugs। published report on illicit drugs। इलिसिट ड्रग का मतलब है कि जो नाजायज तरीके से, गलत तरीके से ये नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। नशा, दुनिया जहान में नशे का क्या स्टेटस है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है किसकी? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ये एक दफ्तर है जो खास तौर पे दुनिया जहान में ड्रग और उसके रिलेटेड हो रहे क्राइम को रोकने के लिए एफर्ट करता है। उन्होंने एक रीसेंट रिपोर्ट आपके जुलाई महीने के अंदर पब्लिश की है। जुलाई 2024 के अंदर एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है। क्या बोलती है ये रिपोर्ट? तो लिखो इसमें, यूएनओडीसी शॉर्ट में लिख लेना, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। यूएनओडीसी रिलीज्ड इट्स वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024। नाम क्या है रिपोर्ट का? वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2024। वही बात आ गई कि दुनिया जहान में नशीले पदार्थों का क्या स्टेटस है, कॉमा इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स
of the report are important key highlights of the report are, so क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं। नंबर 1, इन 2022 the number of drug users in 2022 the number of drug users reached 292 million, reached 292 million, that is 20%, that is 20% increase in the last 1 decade, that is 20% increase in the last 1 decade। तो मतलब सीधी सी बात है, 2012 के साथ अगर आप 2022 को कंपेयर करो तो अप्रोक्सीमेटली 20% जो ड्रग कंज्यूमर्स हैं, जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उनकी गिनती बढ़ चुकी है 20% से। 2012 को कंपेयर करो 2022 के साथ, 2012 में जितने ड्रग यूजर्स थे 2022 में उसके 20% ज्यादा है। और 2022 में कितने लोग हैं दुनिया जहान में जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं? 292 मिलियन। मिलियन का मतलब है 292 के पीछे 6 जीरो लगा लो। तो दुनिया जहान में इतने लोग हैं, आप बोल सकते हो, जो क्या कर रहे हैं, ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट हमें बता रही है। नेक्स्ट पॉइंट, कैनेबीज। कैनेबीज समझते हो ना, CANNABIS, कैनेबीज। पंजाब में बोलते हैं सूखा पीते हैं, जो याद है सूखा। आपने प्लांट देखा है, वो 5-6 पत्तों वाला होता है, ऐसे पत्ता सा होता है, ऐसे हाथ की जैसे 5-6 पत्ते होते हैं। अरे आम ही उगा होता है ये खेतों में। तो दैट इज कैनेबिस, दैट इज कैनेबिस। हिमाचल प्रदेश में तो खास तौर पे इसकी खेती को अलाउ किया गया है। कैनेबिस इज अ ड्रग, आप बोल सकते हो। अब इसको हिमाचल में क्या बोलते हैं नहीं मुझे पता, लेकिन पंजाब में इसको बोलते हैं सूखा। वो कभी ये मागी के मेले के ऊपर जाना मुक्तसर में, वहां पे घोट घोट के पी रहे होते हैं उसको। कैनेबिस रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर ड्रग। कैनेबिस, समझ गए क्या बोलते हैं? भांग, हाँ भांग, यस, भांग होती है। हाँ वही होता है, सूखे कोई भांग बोलते हैं, एक ही चीज है। कैनेबिस रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर ड्रग विद 228 मिलियन यूजर्स। 292 में से 228 मिलियन लोग खास तौर पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं कैनेबिस का, कैनेबिस का, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मुझे भूल गया, ये यूएसए में इसको कुछ और बोलते हैं, मेरे दिमाग से शब्द निकल गया, मैंने बहुत बार सुना है, यूएसए में इसको कुछ और बोलते हैं। नो, क्या बोलते हैं, 1 मिनट दो, मैं चेक करके बताता हूँ। बड़ा फेमस शब्द है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इसको बोलते हैं मरियुआना, मरियाना या मरियुआना। ठीक है, इट्स मरियुआना। मरियुआना, मरियुआना बोलते हैं कहाँ पे? यूएसए के अंदर। किसको? कैनेबिस को, या फिर जिसको हम बोलते हैं भांग। वहां पे मतलब यंगस्टर्स बहुत कंज्यूम करते हैं इस चीज को। हमारे यहाँ पे इतना नहीं है इस चीज का, हमारे तो मतलब कई बार ओकेजनली इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वहां पे खास तौर पे इस चीज का, इस प्रोडक्ट का नशा किया जाता है। साउथ अमेरिका हो, जैसे ब्राजील वगैरह, वेनेजुएला वगैरह, वहां पे बहुत, मैक्सिको के अंदर तो बहुत कॉमन है। और ये मरियुआना आई थिंक शब्द मैक्सिको का ही है, और यूएसए में भी ये बहुत फेमस है, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो
आउट ऑफ 292 मिलियन 228 मिलियन क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कैनबिस, ठीक है, कॉमा फॉलोड बाय ओपियोइड्स, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स मतलब ये जो आपका अफीम वगैरह ये सब आ जाता है, ये ओपियो, जैसे पॉपी, पॉपी सीड्स हो गया, जो ये खाते, क्या बोलते हैं उसको, अरे बुरा सा होता है उसको क्या बोलते हैं, खस खस नहीं यार, क्या, पुक्की, हाँ, दैट पुक्की इज योर पॉपी, जो छिलका होता है उसको पीस के बनाते हैं, और वो जो पॉपी आपका फ्रूट होता है उसमें से निकलती है आपकी अफीम। तो नंबर 2 पे ये है। नंबर 3 पे आप लिख सकते हो, दैट इज एम्फेटामाइंस, एम्फेटामाइंस, ये आपके जैसे वो केमिकल ड्रग्स नहीं होते, वो हो गया एम्फेटामाइंस। फिर आगे आपके पास कोकेन, फिर है कोकेन, राइट, और लास्ट है स्टेसी, स्टेसी, ये भी केमिकल, ये तीनों के तीनों केमिकल ड्रग्स हैं, राइट। ये आपके आगे पॉपी सीड्स वगैरह और वो जो पॉपी प्लांट्स वगैरह हो गए है ना, सारा वो वाला, और सबसे ज्यादा मरिजुआना, दैट इज योर कैनबिस। सर इनमें से अल्कोहल किसमें आती है? अल्कोहल किसी में नहीं आएगी अल्कोहल इसमें से किसी में भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अल्कोहल तो ऐसे बदनाम है बेचारी। नेक्स्ट लिखना, द रिपोर्ट वॉर्न्स अबाउट, द रिपोर्ट वॉर्न अबाउट न्यू क्लास ऑफ सिंथेटिक opioids, न्यू क्लास ऑफ सिंथेटिक मतलब इंडस्ट्री में जो बनाए जाते हैं, opioids, opioids, comma, these substances, these substances linked to, these substances linked to an increase in overdose death, linked to an increase in overdose death, comma, particularly in high income countries, particularly in high income countries। सो रिपोर्ट ने थोड़ी सी वार्निंग दी है कि ये जो सिंथेटिक, एक तो देखो नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं, कल भी हम क्लास में हंस रहे थे, एक बार मेरी मम्मी ने पता क्या किया, ये खसखस के वो जो बीज होते हैं उसको वो दिया, प्लांट उग गया, उसके ऊपर वो लग रहे हैं, पत्ते नहीं, पहले उसके ऊपर फ्लावर लगता है, फिर फ्लावर के नीचे जो छोटा सा उसका होता है जहां से फ्लावर निकलता है, आप बोल सकते हो वहां पे फ्रूट लगता है, गोल सा आप बोल सकते हो, उसमें से आपकी जो अफीम है वो निकलती है फिर जब वो पक जाता है। तो मैंने उसको खत्म कर दिया था, क्योंकि इसके ऊपर केस हो जाता है अगर आपके घर में ये हो। उन्होंने तो ऐसे मजाक मजाक में लगा दिया गमलों में, और वो उगे पड़े, और वो उग भी जाते हैं, खसखस तो बहुत नॉर्मल चीज होती है घरों में, आप बोल सकते, 2000 पॉपी सीड्स आप बोल सकते हो। सो ये तो हो गया नेचुरल वाला। नेचुरल वाला इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, अफीम खाने से कभी किसी की डेथ नहीं होती, इस चीज को दिमाग में रखना, या जिसको हम पुक्की बोल देते हैं, उसको खाने से भी कभी किसी की डेथ नहीं होती है। लेकिन जो सिंथेटिक ओपियोइड्स आ रहे हैं आपके पास, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि अगर ओवरडोज हो जाएगी तो ओवरडोज से बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं। अब ये जो सिंथेटिक ओपियोइड्स वगैरह ये हमारे देश में नहीं चलते हैं। हमारे देश में लो इनकम हम कंट्री आप बोल सकते हो, मतलब मीडियम इनकम कंट्री है, हाई इनकम कंट्री नहीं है। यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि इतने महंगे सिंथेटिक ओपियोइड्स को वो खरीद सके। ये बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसी कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है, जहां पे आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग जबरदस्त लेवल पे नशा करते हैं। न्यूयॉर्क जैसी सिटीज में सड़कों के ऊपर ऐसे लिटे हुए पड़े होते हैं, आप बोल सकते हो, और हमारे जैसे देश बदनाम होते हैं इन सब चीजों में।
तो उतनी डेथ्स तो हमारे यहाँ पे सिंथेटिक ऑपियोइड से होती नहीं जितनी यूएसए में होती है, आप बोल सकते हो। तो ये थोड़ा सा वार्निंग साइन है कि भाई इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, आउट ऑफ 64 million people, out of 64 million people suffering from drug use disorder, out of 64 million people suffering from drug use disorder, drug use disorder, only 1 in 11, only 1 in 11, एक 11 के पीछे, 11 के पीछे एक, 1 in 11 receive treatment, receive treatment। तो 64 मिलियन पीपल, 292 मिलियन में से 64 मिलियन ऐसे हैं जो ड्रग यूज डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। मतलब क्या है, वो नशा करने की वजह से उनको एक बीमारी लग गई, आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से उनकी बॉडी उनके अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर रही है। पागल से नहीं हो जाते कई, वो वाला सिस्टम। उसमें से सिर्फ आप बोल सकते हो कि 64 मिलियन में अगर तुम रेशो देखना चाहो तो 11 बंदों के पीछे एक ही बंदा है जिसको ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ 64 मिलियन में से ट्रीटमेंट रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तभी मैंने बोला कि ये न्यूयॉर्क वगैरह में ऐसे सड़कों के ऊपर पड़े होते हैं, पूरा पूरा दिन उनका वहीं पे पड़े पड़े निकल जाता है। नहीं तो किसी का आई थिंक मन नहीं करता होगा इस तरीके से सड़कों के ऊपर गिरने का। बात ये है कि वो ड्रग यूज के अब्यूजर्स जो है वो डिसऑर्डर हो चुके हैं उनको, मतलब उनका कंट्रोल नहीं है उस चीज के ऊपर। जो ड्रग्स करता है ना, उस बंदे का ड्रग करने के ऊपर एक टाइम के बाद कंट्रोल खत्म हो जाता है। आप कहते हो कि ये नशा करता है, लेकिन उस बंदे की, सामने वाले की आदत बन जाती है। उसके जो न्यूरॉन्स हैं, आप बोल सकते हो, उसको चलते उस तरीके से है। अगर वो ना करे तो उसको लगेगा मैं मर जाऊंगा। इट इज लाइक दैट। कभी जाके देखना ये नशा छुड़ाऊ के अंदर में, वहां पे लोगों के हालात देखना, कितने बुरे हालात होते हैं लोगों में। मतलब देख के ऐसे लगता है कि यार क्या ही है ये, समझ रहे हो। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द रिपोर्ट ऑल्सो रिवील्स दैट, the report also reveals that a significant gap, a significant gender gap, a significant gender gap in treatment access, in treatment access, comma, only 1 in 18, 18 के पीछे एक, only 1 in 18, 18 women with drug use disorder receive treatment, women with drug use disorder receive treatment compared to 1 in 7 men, 7 के पीछे एक, 1 in 7 men, 1 in 7 men। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि भाई इसमें से ना 64 मिलियन ऐसे हैं जो ड्रग यूज डिसऑर्डर, मतलब इस बीमारी से जूझ रहे हैं। उसमें एवरेज मैंने आपको क्या बताया कि हर एक बंदा 11 के पीछे जो है उसको ट्रीटमेंट मिल पाता है, तो मतलब बाकी 10 को नहीं मिल पाता। इसमें अगर आप मेन एंड वुमेन का देखो तो मेन के केस में हर एक मेन 7 के पीछे, हर 7 आदमियों के पीछे एक आदमी ऐसा जिसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो मतलब ठीक है। वुमेन के केस में अगर आप देखोगे तो वुमेन के केस में हर 18 वुमेन में से किसी एक वुमेन को ही ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। तो मतलब क्या है, ट्रीटमेंट के केस में अगर आप देखोगे तो जो ड्रग यूज डिसऑर्डर से जूझ रही वुमेन है उनके हालात ज्यादा खराब हैं, आप बोल सकते हो, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू मेन कम मिल पा रहा है। इसको दिमाग में रखना।
आप कभी नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी जाना, वहां पे आपको फीमेल बहुत कम दिखती है, मेल होते हैं। आपको क्या लगता है हमारे देश में फीमेल्स नशा नहीं करती? बहुत सारी करती हैं, बहुत सारी करती हैं, आप बोल सकते हो। ऑल अराउंड द वर्ल्ड नहीं करती, बहुत सारी करती हैं। लेकिन इलाज के मामले में अगर आप देखोगे तो इलाज वुमेन को कम मिल पा रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेन। तो मतलब देर इज डिस्पैरिटी, जेंडर गैप है यहाँ पे भी मेल ज्यादा आगे हैं, आप बोल सकते हो। ज्यादा उनको एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है, और वुमेन को कंपैरेटिवली कम मिल रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, ऑटोमेटिकली हर एक के लिए होता है, आप बोल सकते हो। अरे वो जो नशा छुड़ाऊ केंद्र है वो सिर्फ मेल के लिए थोड़ी ना होता है, फीमेल को भी वहां पे आप भर्ती करवा सकते हो, लेकिन करवाते नहीं लोग। हमारे समाज में थोड़ा सोसाइटल फैक्टर आ जाता है, आप बोल सकते हो, लेकिन फॉरेन की कंट्रीज में तो होता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इन केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स NARCOTICS, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसको बोलते हैं NCB, ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देयर आर करंटली 100 मिलियन पीपल, ध्यान से देखो, 292 मिलियन में से 100 मिलियन नशेड़ी कहां पे है? इंडिया के अंदर 100 मिलियन, राइट, 100 मिलियन पीपल इन इंडिया अडिक्टेड, नॉट अडिक्टेड, addicted to various drugs, addicted to various drugs, comma, top 3 states, top 3 states with drug addicted population are, top 3 states with drug addicted population and drug trafficking cases, trafficking मतलब होता है काला धंधा, ड्रग ट्रैफिकिंग केसेस आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब। सो हमारे देश में सबसे ज्यादा ड्रग यूजर्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस ये कौन सी 3 स्टेट्स में देखने को मिलते हैं? महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र एंड पंजाब। हमेशा यहाँ पे पेंडिंग केसेस भी यहीं पे ज्यादा है, नए रजिस्टर केसेस भी यहीं पे ज्यादा है, और ड्रग यूजर्स भी यहाँ पे ज्यादा है, आप बोल सकते हो। इन 3 स्टेट्स में हमेशा टॉप पे रहती हैं 3 स्टेट्स। सर इंडिया में लीस्ट कौन सी है जिसमें सबसे ईस्ट कम है? स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कल इसका डाटा देख रहा था। लीस्ट स्टेट्स की अगर आप बात करोगे अकॉर्डिंग टू रजिस्टर्ड केसेस, तो वो आपको देखने को मिलती हैं, वो आपको देखने को मिलती है, एक तो आपका है सिक्किम, और एक है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बहुत कम है। सिक्किम में स्टेट्स में सबसे कम सिक्किम में है, फिर इसके ऊपर है मेघालय, और उसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सिक्किम सबसे लीस्ट वाले में आता है। नेक्स्ट लिखो, सब हेडिंग सी देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन से हैं? रीजन, REGION, मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें ये छोटी सी डायग्राम बना लेना। अगर आप इंडिया को देखोगे तो ये हमारा इंडिया हो गया इस तरीके से, इंडिया के आसपास ही ये एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो
ड्रग प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। नॉट इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया को बदनाम मत करो। यहाँ पे है आपका पाकिस्तान, इधर पड़ता है आपका अफगानिस्तान, और यहाँ पे पड़ता है आपका ईरान। ये 3 कंट्रीज हैं। इन 3 कंट्रीज को बोला जाता है गोल्डन क्रेसेंट। क्या बोलते हैं इनको? गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट में 3 कौन कौन है? एक तो ईरान है, एक अफगानिस्तान है, और एक है आपका पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन क्रेसेंट। क्रेसेंट मतलब चंद्रमा शेप जो होती है, ठीक है। फिर उस तरफ अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास पड़ता है इस तरीके से म्यांमार, फिर यहाँ पे पड़ता है आपका लाओस, और इधर है आपका थाईलैंड। ये जो 3 कंट्रीज है इनको बोलते हैं गोल्डन ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं इनको? गोल्डन ट्राइएंगल। सो इंडिया के ईस्ट में है गोल्डन ट्राइएंगल, और इंडिया के वेस्ट में है गोल्डन क्रेसेंट। ये कौन से एरियाज हैं? ये वो एरियाज हैं जहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा इलीगल ड्रग का खेती होता है। सबसे ज्यादा इलीगल ड्रग का खेती होता है। सो ये 2 दुनिया के फेमस रीजन्स हैं जहां पे ड्रग की खेती की जाती है, और वो भी इलीगल तरीके से, ठीक है। सो गोल्डन क्रेसेंट में है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर है म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। इसको याद रखना। सो लिख लो फिर इसके बारे में। द गोल्डन क्रेसेंट में लिख लो, गोल्डन क्रेसेंट में लिख लो, इट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ इंडिया, it is located west of India, comprising Iran, Pakistan and Afghanistan, comprising Iran, Pakistan and Afghanistan, comma, it is among the major global hub, it is among the major global hub for opium production, major global hub for opium production and distribution, and distribution, comma, Indian states of Punjab, Indian states of Punjab, Rajasthan, Gujarat and UT of J&K, Punjab, Rajasthan, Gujarat and UT of J&K are affected by illegal drug trafficking, affected by illegal drug trafficking। ये बॉर्डर लगता है ना इसके साथ, क्रेसेंट के साथ, ध्यान से देखो। J&K यूटी होगी, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। इस वाले एरिया में आपको ड्रग ट्रैफिकिंग की केसेस देखने को मिलते हैं, और उसका कारण क्या है कि ये एरियाज बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ गोल्डन क्रेसेंट, जहां पे दुनिया जहान का ओपीएम का बहुत ही इलीगल खेती होता है। दूसरा लिख लो, द गोल्डन ट्राइएंगल, द गोल्डन ट्राइएंगल। तो उसमें लिखो, इट इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ इंडिया, it is located east of India, comprising
म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, comma, it is famous for heroin production, heroin समझते हो ना, हीरोइन प्रोडक्शन, यहाँ पे खास तौर पे क्या है, ओपियम, यहाँ पे ये जो चिट्टा बोलते हैं हम लोग, हीरोइन जो होती है, हीरोइन प्रोडक्शन, कॉमा, म्यांमार, म्यांमार प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द ग्लोबल हीरोइन, म्यांमार प्रोड्यूसेस 80%, अकेला म्यांमार बोल रहा हूं, बाकी दो नहीं, अकेला म्यांमार, म्यांमार प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द ग्लोबल हीरोइन। दुनिया जहान में जो टोटल चिट्टे को बनाया जाता है, आप बोल सकते हो हीरोइन को बनाया जाता है, उसमें से 80% कौन बनाता है, म्यांमार, क्योंकि म्यांमार इज हाईली अनस्टेबल। म्यांमार जो आपकी कंट्री है ये बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है नहीं, यहाँ के तो लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है, आप बोल सकते हो, और जिसका फायदा ऐसे इलीगल ड्रग करने वालों को मिल जाता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। और म्यांमार हमारी 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, तो हम भी तो अफेक्ट होंगे। जो मणिपुर में मैंने कई बार बताया, कुकी ट्राइब जो अभी कॉन्फ्लिक्ट में थी, वो कुकी ट्राइब इलीगल ड्रग करती है, ड्रग का ट्रेड करती है, आप बोल सकते हो, कहां से, म्यांमार से। वो कुकी ट्राइब का तो धंधा ही है ये, आप बोल सकते हो, म्यांमार से ड्रग ट्रैफिकिंग करना इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर आते हैं फिर। सो नेक्स्ट लिखो, हम्म 30th एनिवर्सरी, 30वीं, 30th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, 30th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल सी बेड, सी समुंदर, SEA, सी बेड अथॉरिटी, सी बेड एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। सो लिखना है इसमें ISA, that is International Seabed Authority, is an agency under यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसको बोल देते हैं UN क्लॉज, ये लिख लेना UN क्लॉज, UN क्लॉज, ये बड़ा फेमस है भाई, इसके ऊपर UPSC ने प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा है। और ये UN क्लॉज एक कन्वेंशन है जो समुद्र के कानून के ऊपर बात करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का ये वाला जो एरिया है, ये हमारा पूरा एरिया समुद्र के साथ लगता है यहां तक, इसके नीचे नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये लगता है ना सारा समुद्र के साथ। अब ध्यान से देखो कि किनारे से लेके कितने दूर तक जो समुद्र का पानी है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए।
सो वो आपका होता है अप्रोक्सीमेटली 200 नॉटिकल माइल्स, इट्स नॉट 80, इट्स 200 नॉटिकल माइल्स। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो 380 किलोमीटर। आपके किनारे से लेकर 380 किलोमीटर तक का जो एरिया है आगे समुद्र में, वो किसका है? वो आपकी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। उसको क्या बोलते हैं? कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो मतलब इस एरिया में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आपको पेट्रोलियम मिल गया वो निकाल सकते हो। तो मतलब हमारे किनारे से ये वाला जो पूरा समुंदर है ये सारा हमारा है, हमारी कंट्री का है। अब ये हमें किसने बताया कि ये हमारा है? इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्री का ऐसे डिसाइड होता है। ये किसने बताया? इस कन्वेंशन ने, जो यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है। और इस कन्वेंशन के अंदर एक बॉडी बनाई गई थी इन सब मामलात के, कोई भी मसला होगा उसको सुलझाने के लिए, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं, देखो फिर। इट इज एन ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएसए की बात कर रहा हूं। इट इज एन ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन established in 1994 established in 1994 comma under UN clause under UN clause of 1982। यूएन क्लॉज का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इस कन्वेंशन जो कब की है? 1982 की। इस 1982 की कन्वेंशन के तहत 1994 में एक ऑटोनॉमस बॉडी जो है उसको बनाया जाता है, जिसको बोला हमने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, कॉमा इट इज हेडक्वार्टर्ड एट इट इज हेडक्वार्टर्ड एट किंगस्टन जमाइका, या जमैका। किंगस्टन जगह का नाम है, कहां पे पड़ता है? जमैका कंट्री है, किंगस्टन जमैका, कॉमा प्रेजेंटली it has 168 member countries. It has 168 member countries and European Union as member. (168 member countries and European Union as member. जमैका आपको कहां पे देखने को मिलेगा? कैरेबियन में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में जो छोटी छोटी कंट्रीज है ना, वहां पे एक कंट्री है जमैका। सो उस जमैका की कैपिटल है इनफैक्ट दैट इज किंगस्टन। उस किंगस्टन में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के। इसकी अगर हम बात करें, 168 कंट्रीज मेंबर है, 168 कंट्रीज मेंबर है, प्लस आपकी यूरोपियन यूनियन इसकी मेंबर है, जिसके अंदर फर्दर 27 कंट्रीज आ जाती हैं। सो 168 तो इंडिविजुअल कंट्रीज, और ये 27 कंट्रीज एक साथ मेंबर है वाया यूरोपियन यूनियन। तो ये सब इसकी मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन इज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एरिया अंडर द jurisdiction, एरिया अंडर द jurisdiction मतलब उसके अधिकार में जो आता है, jurisdiction, the area under jurisdiction of ISA is around 54%, is around 54% of the total area of world oceans, of the total area of world oceans,
सो दुनिया जहान में जो टोटल समुद्र का इलाका है, सिर्फ समुद्र का, लैंड नहीं सिर्फ समुद्र, उसमें से 54% इलाके के ऊपर किसका कंट्रोल है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का कंट्रोल है। इसको याद रखो। तो मतलब दुनिया के टोटल समुद्र के एरिया में से 54% एरिया कौन कंट्रोल करता है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो मतलब बचा हुआ जो आपका कितना बच गया? 46% बच गया। वो 46% इसके कंट्रोल से बाहर है, आप बोल सकते हो। सो अगर कोई बोल दे कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी हैज यूरिसडिक्शन ओवर ऑल द ओशन एरिया, आंसर इज नो, ओनली 54%। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, ऐसी स्टेटमेंट्स बनती हैं प्रीलिम्स में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 54% याद ना रहे, इतना तो याद रहे कि सारे के ऊपर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इट regulates and conduct the exploration activities. It regulates and conduct the explore करना, exploration activities of deep sea minerals. deep गहराई में जो होते हैं, deep sea minerals, comma, also encourage the marine research, also encourage the marine research, मेरीन रिसर्च को भी एनकरेज करते हैं। और डीप सी मतलब समुद्र के तल पे जो कुछ मिनरल्स मिलते हैं, जैसे इंडिया भी कुछ पॉली मेटेलिक नड्यूल्स को निकाल रहा है, उसकी आगे हम बात करते हैं। सो उसकी एक्सप्लोरेशन जो है ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी करती है। मतलब समुद्र के अंदर से कोई मिनरल निकालना है, कोई रिसोर्स निकालना है, उसकी रिसर्च, उसको एक्सप्लोर करने की सारी जिम्मेदारी किसकी है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ऑन 18 जनवरी 2024, ऑन 18 जनवरी 2024, इंडिया सबमिटेड टू एप्लीकेशंस, टू एप्लीकेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन, टू एप्लीकेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन in the international seabed area, in the international seabed area of Indian Ocean, इंटरनेशनल सी बेड एरिया ऑफ इंडियन ओशन। ध्यान से देखो, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये सारा एरिया तो हमारा ही है, ये 380 किलोमीटर तक का एरिया तो हमारा ही है, तो इसमें तो हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस एरिया से बाहर इंडियन ओशन के किसी एरिया में आप कोई एक्सप्लोरेशन करना चाहते हो, कोई रिसर्च करना चाहते हो इस एरिया से बाहर, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है किसकी? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर अंदर करना है तो कुछ मर्जी करो, कोई चक्कर नहीं है, वो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू दैट 1982 की कन्वेंशन वो एरिया आपका ही, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन उससे बाहर अगर करना है तो आपको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी इंडिया ने 18 जनवरी 2024 को 2 एप्लीकेशंस डाली हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। कहाँ पे? इंडियन ओशन के कुछ एरियाज में हम नीचे से पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स जो हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमन लगा के लिखना। करंटली इंडिया होल्ड 2 कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हैं और 2 नए के लिए हमने एप्लीकेशन डाली है। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एक्सप्लोरेशन इन द इंडियन ओशन, फॉर एक्सप्लोरेशन इन द इंडियन ओशन, कॉमा, स्पेशली ऑफ polymetallic nodules, specially of polymetallic nodules, polymetallic nodules, it's not A, it's O, nodules, polymetallic nodules।
नीचे लिख लो, फिर नोट बना के पॉलीमेटेलिक नड्यूल क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था। तो लिखना पॉलीमेटेलिक नड्यूल, नीचे नोट बना के लिख लो। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, या दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैंगनीज नड्यूल्स। मैंगनीज, MANGANESE, मैंगनीज नड्यूल्स, comma, these are mineral concentrations, these are mineral concentrations on the sea bed, on the sea bed, comma, consists iron, manganese, consists iron, manganese, nickel, copper, etc., nickel, copper, etc., comma, they look like small eggs, they look like small eggs or potatoes, और potatoes। तो ये देखने में छोटे छोटे पत्थर या आलूओं की तरह लगते हैं। जैसे इस फोटो को देखो, नीचे देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे पत्थर से देखने को मिलेंगे। अगर एक और फोटो दिखाऊं तो जैसे ये है, ये पॉलीमेटेलिक नड्यूल है, छोटा सा गोल सा पत्थर है ना, ऐसे छोटे छोटे गोल इतने इतने होते हैं। इनको नीचे से निकालना है। इन पत्थरों के अंदर, इन रॉक्स के अंदर आयरन भी मिलेगा, मैंगनीज भी मिलेगा, निकल भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा। तब इसको बोलते हैं मेटेलिक या फिर मैंगनीज नड्यूल्स आप बोल सकते हो। तो इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि हमें मिनरल चाहिए और इसमें मिनरल्स भर भर के होते हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर, नेक्स्ट करंट अफेयर। तो लिखना है इसमें बोर्नियो एलिफेंट्स, बोर्नियो, BORNEO, बोर्नियो एलिफेंट्स। इकोलॉजी वाला एक करंट अफेयर आपका आ गया, बोर्नियो एलिफेंट्स। तो लिखो इसमें, रिसेंटली बोर्नियो एलिफेंट, रिसेंटली बोर्नियो एलिफेंट और एलिफस मैक्सिमम बोर्नेसिस, और एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस बोर्नेसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। या तो बोर्नियो एलिफेंट बोल दो, या इसका इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है आप बोल सकते हो, दैट इज योर एलिफस मैक्सिमस बोर्नेसिस, have been classified, have been classified as endangered on IUCN list. This is important. Endangered on IUCN रेड लिस्ट। पढ़ा होगा इसके बारे में इकोलॉजी में, है ना। IUCN रेड लिस्ट जो होती है, उसमें एक नई एंडेंजर्ड स्पीशी को ऐड किया गया जुलाई के अंदर, जिसका नाम है बोर्नियो एलिफेंट, या फिर साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस बोर्नेसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओनली अबाउट 1000 बोर्नियो एलिफेंट्स, ओनली अबाउट 1000 Borneo elephants remains
remains with 400 of them, with 400 of them being breeding adults, with 400 of them being breeding, breed जो आगे बच्चे पैदा कर सकते हैं, breeding adults. सो अभी दुनिया जहान में बोर्नियो एलिफेंट की सिर्फ पॉपुलेशन कितनी बची है? 1000, जिसमें से 600 तो बुजुर्ग हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो, या कुछ छोटे बच्चे होंगे। अडल्ट कितने हैं? सिर्फ 400। तो मतलब 400 ये बोर्नियो एलिफेंट है जो आगे बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी रखते हैं, आप बोल सकते हो। तो मतलब क्या, इनकी पॉपुलेशन आगे आने वाले समय में आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे, आप बोल सकते हो। ठीक है, प्रिजर्व करना पड़ेगा, तभी उसको एंडेंजर्ड की लिस्ट में कर दिया। एंडेंजर्ड मतलब खत्म होने के खतरे में है ये। इसके बाद क्या होगा? अगर नहीं सुधार किया गया तो इसके बाद ये कौन से जाएंगे उसमें? क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्रिटिकली जोन। एंडेंजर्ड। तो मतलब और बुरे हालात हो जाएंगे, आप बोल सकते हो। सो इसके बारे में कुछ कुछ बातें लिख लो जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लिखना है इसमें, द मेन थ्रेट टू द बोर्नियो एलिफेंट, द मेन थ्रेट टू द बोर्नियो एलिफेंट includes ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। पढ़ा होगा इसके बारे में, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, कॉमा पोचिंग, पोच POACHING, पोचिंग मतलब उसके किसी बॉडी पार्ट को आप बोल सकते हो अपने बेनिफिट, जैसे उसके दांतों को निकाल लिया है ना, लेपिस लजुली एंड ऑल, ये हम सब सुनते हैं, तो उन सब चीजों की बात की जाती है। पोचिंग, देन हैबिटेट लॉस, habitat loss caused by palm oil plantation, caused by palm PALM, palm oil plantation, leading to loss of about 60% of their forest habitat, leading to loss of about 60% of their forest habitat in the last 4 decades, पिछले 40 सालों में, in the last 4 decades, पिछले 40 सालों में पाल्म ऑयल की खेती करने के चक्कर में, पाल्म ऑयल के लगते हैं प्लांट्स, ये प्लांट्स लगाने के चक्कर में जंगलों का किया गया सफाया, और जहां पे इनका घर होता था, आप बोल सकते हो इनका हैबिटेट होता था, उस घर को कर दिया आपने बर्बाद। सो इनके टोटल हैबिटेट में से 60% हैबिटेट आपने पिछले 40 सालों में बर्बाद कर दिया, क्योंकि आप वहां पे क्या उगाना चाहते हो? पाल्म ऑयल। और बोर्नियो की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मतलब क्या है, मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ, ब्रूने पड़ता है ना वहां पे कंट्री, ब्रूने। देन बोर्नियो के आपके आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे इंडोनेशिया के पास, इनफैक्ट इन इंडोनेशिया बोल सकते हो। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये फेमस था, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, they are primarily located in, they are primarily located in Malaysia and Indonesia, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, मतलब भाई साउथ ईस्ट एशिया आ गया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, कॉमा जेनेटिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम, genetically they are different from Asian elephant population, they are different from Asian elephant population with smaller size and unique skull shape, स्मॉलर साइज, एक तो इनका साइज छोटा होता है, बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, बोल सकते हो, एंड स्मॉल स्कल, SKULL, सर जो होता है, स्मॉल स्कल शेप,
सर इनका थोड़ा सा छोटा होता है बाकी हाथियों के, एशियन जैसे हमारे यहाँ पे मिलता है वो एशियन हाथियों में आता है, आप बोल सकते हो बड़ा सा सर होता है ना, इसका सर थोड़ा सा छोटा होगा और बॉडी का साइज भी थोड़ा सा छोटा होता है, आप बोल सकते हो। तो एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, लेकिन नॉर्मल जो एशियन ब्रीड्स हैं जेनेटिकली उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, बोर्नियो इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड। बोर्नियो is the world's third largest island, shared by Malaysia, ब्रूने एंड इंडोनेशिया। मलेशिया, ब्रूने एंड इंडोनेशिया। यहां पे अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं कि ये है कहां पे, बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो कोई कंट्री नहीं है, ये आइलैंड ग्रुप है। अगर तुम देखोगे इंडिया से तुम जाओ इस तरफ को, यहां पे आ जाएगा आपका म्यांमार, इधर आ जाएगा आपका थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे यहां पे पड़ता है आपका मलेशिया। यहाँ पे क्या पड़ता है, मलेशिया। मलेशिया के सामने एक बड़ा सा आइलैंड आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जिसमें एक कंट्री पड़ती है आपकी ब्रूने, ये कंट्री है, और इसका ये वाला हिस्सा जो है ये किसका है, मलेशिया का, और बचा हुआ किसका है, इंडोनेशिया का। इस आइलैंड ग्रुप का नाम है बोर्नियो आइलैंड, जो 3 कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड है। ब्रूने तो पूरे का पूरा कंट्री यहाँ पे पड़ता है, मलेशिया आधा इधर है और कुछ मलेशिया का हिस्सा इधर आपको मिलेगा, और बचा हुआ सारे का सारा किसका है, इंडोनेशिया का। तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये देखो, ये इंडिया हो गया, इंडिया से साउथ ईस्ट में तो हो गया साउथ ईस्ट एशिया, आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट करंट अफेयर। ऐसी शक्लें मत बनाओ, तुम लोग तो आ ही लेट हो, शर्म करो थोड़ी बहुत, गंदी गंदी शक्लें बना के दिखाते हैं मुझे। नेक्स्ट लिखो, हाई कोर्ट, या ऐसे लिख लो बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट अपहोल्ड हिजाब बैन, बॉम्बे हाई कोर्ट अपहोल्ड हिजाब बैन इन द कॉलेजेस, इन द कॉलेजेस। ये कुछ टाइम पहले कर्नाटका में मुद्दा छिड़ा था ना, कि कॉलेज में हिजाब पहनने से रोक दिया गया था, उस चीज को आगे कंटिन्यू कर रही है बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, अपहोल्ड का मतलब होता है उसको आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, सो लिखो इसमें, रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस्ड, रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस्ड अ प्ली, PLEA, प्ली मतलब जो आप अपील करते हो जाके, बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस्ड अ प्ली बाय 9 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स ने एक प्ली डाली थी, एक एप्लीकेशन डाली थी, बाय 9 स्टूडेंट्स who have challenged, who have challenged the new dress code of college, new dress code of college that banned, that banned wearing hijabs, wearing hijabs, comma burqas, burqa, BURQAS, burqas, comma niqab, NIQABS, niqab, and other religious identifiers, and other religious identifiers inside the college, inside the college। कर्नाटका वाला हिजाब मूवमेंट चला था, आप बोल सकते हो, ये कुछ टाइम पहले की बात तो है।
तो वहां पे हाई कोर्ट ने क्या किया था, हिजाब को बैन कर दिया था। हाई कोर्ट ने बोला था, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, कि भाई आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते हो कॉलेज के अंदर, मना कर दिया गया था। और वहां पे अगर तुम्हें याद हो, एक लड़की बड़ी फेमस हुई थी, वो हिजाब पहन के गई थी और बड़े सामने खड़े हुए थे लोग। लेकिन बात यह है कि सिर्फ हिजाब को बैन नहीं किया गया था, हाई कोर्ट ने बोला था कि, या फिर जो नया ड्रेस कोड भी आया है कॉलेजेस का, उसमें बोला गया कि किसी भी तरीके का आप ऐसा कोई पहरावा नहीं पहन के आओगे जो आपके धर्म की आइडेंटिफिकेशन करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि क्या पगड़ी भी नहीं पहनोगे, तो पगड़ी पहन सकते हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उस टाइम पे आई थी, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था आगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि पगड़ी जो है दैट इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ सिखिज्म, बट हिजाब इज नॉट। हिजाब इज नॉट। सिख धर्म में पगड़ी पहनना जितना इंपॉर्टेंट है, हिजाब मुस्लिम धर्म में पहनना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर आप हिजाब नहीं पहनते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कोई सिख बंदे को आप पगड़ी पहनने से रोकोगे तो आप उसके धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हो। सो पगड़ी आप पहन सकते हो, मतलब क्योंकि वो तो अलाउड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली अलाउ किया। बट आप बोल सकते हो हिजाब के ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया था कि हिजाब नहीं पहनोगे। क्योंकि भाई दुनिया में बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे तजिकिस्तान है, तजिकिस्तान में 95% जनता जो है वो मुस्लिम है, उन्होंने हिजाब के ऊपर बैन लगाया हुआ है। मुस्लिम कंट्रीज में हिजाब बैन, इट मींस हिजाब इज नॉट अ नेसेसिटी। जरूरी नहीं है पहनना मुस्लिम धर्म में, अपनी इच्छा है, आप बोल सकते हो। तो वो बोल रहे तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, हमारी ड्रेस पहन के आओ। दैट इज द प्रॉब्लम। कोई बुर्का, कोई नकाब, कोई हिजाब या कोई भी ऐसी चीज जो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि मैं गले में क्रॉस डाल के जाऊंगा, क्रॉस डालना इज नॉट नेसेसिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है, आप बोलो कि मैं गले में गमछा सा डाल के जाऊंगा केसरिया कलर का कि मैं हिंदू हूं, दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसिटी, वो भी आप नहीं डालोगे। तो हर एक चीज को रोका गया है, आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन पगड़ी के ऊपर बात उठी थी इसलिए मैंने आपको बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि इट इज नेसेसिटी, और ये हमें भी पता है सबको। सो रिसेंट, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली तजिकिस्तान, तजिकिस्तान, TAJIKISTAN, तजिकिस्तान has officially banned, has officially banned hijabs for women, officially banned hijabs for women despite being a Muslim country, despite being a Muslim country, ब्रैकेट में लिख लेना, 95% population is Muslim, 95% population is Muslim, comma, other countries where hijab is banned, other countries where hijab is banned are जर्मनी, जर्मनी में बैन है हिजाब। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी बैन है हिजाब। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यूरोप में पड़ता है, ऑस्ट्रिया यहां पे भी बैन है। फिर फ्रांस, फ्रांस में भी बैन है। फिर कनाडा में भी बैन है, कनाडा में भी बैन है। फिर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान तो खुद मुस्लिम कंट्री होगी, कजाकिस्तान में भी बैन है। फिर रशिया में भी बैन है। उज्बेकिस्तान के अंदर भी बैन है, ये भी मुस्लिम कंट्री है, उज्बेकिस्तान के अंदर भी बैन है, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो ये सारी कंट्रीज के अंदर आपको हिजाब जो है ये बैन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, इन 2022, अब इनकी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी, उसकी तो क्या बात करनी, लेकिन इसके रिलेटेड पहले क्या हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। इन 2022 कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट passed an order, Karnataka government passed an order prohibiting the wearing of hijab, prohibiting the wearing of hijab in government educational institutions,
wearing of hijab in government educational institutions. कॉमा, या नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। सो यहाँ पे कर्नाटका सरकार ने 2022 में एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप हिजाब या हेड स्कार्फ जो होता है वो पहन के नहीं जा सकते हो। देखो, हिजाब, बुर्का, निकाब अलग अलग चीजें होती हैं ये। जैसे अभी रिसेंटली अगर तुम्हें याद हो तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने क्या बोला, तालिबान मतलब वो ग्रुप जो अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है प्रेजेंटली, उन्होंने क्या बोला कि वहां की वुमेन को ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीटली खुद को कवर करना है। हाथ भी आपके नहीं दिखने चाहिए, पाँव भी नहीं दिखने चाहिए, मतलब आंखों के ऊपर भी वो अलग ही तरीके की आप बोल सकते हो एक पर्दा सा लगाते हैं जिसमें क्या जाली सी लगी होती है। तो मतलब कंप्लीट कवरेज चाहिए आप बोल सकते हो। तो ऐसा भी कंट्रीज में हो रहा है, लेकिन तालिबान के साथ तो क्या ही compete करना आप बोल सकते हो, है ना। वो तो घटिया, बिल्कुल घटिया सिस्टम है उनका तो। लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रोग्रेसिव मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे इस चीज को बैन किया गया है। हालांकि पाकिस्तान में बैन नहीं है, ईरान के अंदर मूवमेंट चली थी, लेकिन सऊदी अरेबिया में बैन नहीं है, यूएई में बैन नहीं, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज हैं प्रोग्रेसिव कंट्रीज जहाँ पे बैन है, इसीलिए कर्नाटका ने भी मना कर दिया था। इससे थोड़ा टाइम पहले की बात है तो लिखो, इन 2018 केरला हाई कोर्ट, इन 2018 केरला हाई कोर्ट अंडर फातिमा तस्नीम, फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ruled that Christian missionary schools can decide on the permission to wear headscarves, SCARVES, headscarves, stating that the collective rights of the school must consider the individual rights of students, must consider the individual rights of students. सो 2018 में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल अगर कोई है, अगर आपने देखा हो तो क्रिश्चियंस के अंदर भी हेड स्कार्फ जो है उसको पहना जाता है। कभी सिस्टर्स को देखा है, उन्होंने पूरा सर ढका होता है और पीछे वो वाली चीज। क्योंकि ये जो क्रिश्चियनिटी भी जब ओरिजिनेट हुई है तो ये भी मिडिल ईस्ट के अंदर ही ओरिजिनेट हुई है आप बोल सकते हो, और वहां पे ये सब पहनने वाला सिस्टम होता था। तो ये जो हिजाब वाला सिस्टम है या हेड कवर करने वाला सिस्टम है, ये सिर्फ मुस्लिम में नहीं है, ये क्रिश्चियंस में भी है आप बोल सकते हो। तो वहां पे इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स जो कि क्रिश्चियन स्कूल्स हैं उनको अलाउ किया कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अनुमति दो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अनुमति मत दो। मतलब उनके हक में फैसला किया गया कि जैसे स्कूल्स को ठीक लगेगा वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, सुप्रीम कोर्ट given a split verdict on hijab in 2022
in 2022 in which half of the Supreme Court bench in which half of the Supreme Court bench supported wearing of hijab as a fundamental right for the freedom of religion as fundamental right for the freedom of religion. However, half of the bench did not allowed wearing of hijab in the educational institutions. कुछ नहीं था इसमें, दो जज का बेंच था, एक ने बोला हाँ, एक ने बोला ना। समझ रहे हो? एक बोलता हिजाब पहनने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का फंडामेंटल राइट है। दूसरे ने बोला नहीं, क्लासरूम्स का माहौल बहुत डिफरेंट होता है। स्कूल एजुकेशन के अंदर अगर आप सेकुलरिज्म सिखाओगे नहीं ऑटोमेटिकली, अगर आप किसी धार्मिक ऐसे आइडेंटिफायर्स को इस्तेमाल करने दोगे तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। आप बोल सकते हो समाज से कभी भी धर्म निकल नहीं पाएगा। सो इस तरीके से एक ने यस बोला, एक ने नो बोला, इसको बोलते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। मतलब फैसला तो कोई भी नहीं हो पाया, एक यस में गया, एक नो में गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, बॉम्बे हाई कोर्ट्स recent verdict is a significant development in the hijab controversy and reaffirm, एक बार फिर से हामी भरी उस चीज के ऊपर, reaffirm the court's position, the court जो ये हाई कोर्ट है, कोर्ट्स पोजीशन ऑन द परमिसिबिलिटी, मतलब क्या परमिसिबल होगा क्या नहीं होगा, क्या अलाउ होगा क्या अलाउ नहीं होगा, परमिसिबिलिटी ऑफ द ड्रेस कोड रेगुलेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ड्रेस कोड रेगुलेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एक बार फिर से हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो ड्रेस कोड है आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट वियर द रिलीजियस आइडेंटिफायर्स, आप हिजाब नहीं पहन सकते हो। तभी तो जब 9 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एप्लीकेशन डाली कि भाई ये जो ड्रेस कोड आया है ये गलत है, इसके खिलाफ हम केस चलाना चाहते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने बोला ये केस नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा सीधा स्टैंड है कि जो पहले बोला गया कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हम उसी को मानते हैं। ठीक है, कि ड्रेस कोड का पूरा अधिकार कॉलेज के पास है, अगर वो हिजाब अलाउ नहीं कर रहे हैं दैट इज अप टू देम। ठीक है, दैट्स इट, यहां तक करते हैं, बाकी फिर हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है जी, पढ़ के आए हो? गवर्नेंस वाला टेस्ट है। पूरी गंदा कर दिया ये तो। ठीक है जी सर।